अब तो जितने भी सवाल आप लोगों की ओर से पूछे गए थे कि ईवीएम में ऐसा हो, वीवीपैट पर्ची का मिलान किया जाए, ये हो वो, आज चुनाव आयोग ने कह दिया भैया सब होता है और सब कुछ होगा। तो इसके जरिए कम से कम एक पारदर्शिता की उम्मीद की जाए। आप लोगों के ज़हन में जो सवाल है उन तमाम सवालों का जवाब देने को चुनाव आयोग तैयार है और वैसा वैसा किया जाएगा। अब तो कोई शको शुबा नहीं रहेगा ना आशुतोष वर्मा जी। और चुनाव आयुक्त ने यह भी कहा है कि शक की बीमारी जिसको हो जाए, बड़े बड़े डॉक्टर और बड़े बड़े हकीम भी उसका इलाज नहीं कर सकते हैं। मुस्कुरा रहे हैं आप। चित्रा जी देखिए, 18वीं लोकसभा के लिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व खत्म हो गया है और कल उसकी मतगणना आनी है। मुझे लगता है कि क्योंकि पिछले 10 वर्षों ने इस देश में चंडीगढ़ में हो रहा जो अपराध हुआ है, जो लोकतंत्र का चीरहरण है, वो आप सब ने टीवी चैनल पे देखा। अगर वैसी चीजें हो रही हैं तो विपक्ष होने के नाते और मजबूत विपक्ष होने के नाते सवाल उठाना हमारा जायज हक है और हम उठाएंगे, संवैधानिक अधिकार है। बिल्कुल। अगर चुनाव आयोग इसको एड्रेस करता है, इसमें इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। हम सभी चुनाव आयोग के अधिकारियों से, सभी चुनाव आयोग से हम खाली यही करते हैं कि स्पष्ट तरीके से, पारदर्शिता तरीके से चुनाव की गिनती हो और कहीं भी ऐसा ना प्रतीत हो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सरकारी दबाव में हो। इतना हम जरूर चाहते हैं। अब जरा ये कांग्रेस पार्टी की ओर से जो कहा गया है कि जिलाधिकारियों को फोन करके सरकार धमका रही है, ये हमारे पक्ष में निर्णय आने चाहिए, उसका सबूत दीजिए। शाम 7 बजे तक का समय दिया है चुनाव आयोग ने कि लाके सबूत दिखाइए कि सरकार ने किन किन जिलाधिकारियों को फोन करके धमकाया है इस बाबत। आशुतोष जी नहीं, देखिए ये वो जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो उन्होंने दिया है, वो उसका वो अपना देंगे, उसमें मैं नहीं जा सकता क्योंकि हमारी पार्टी का ये ऐसा वो आया नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि चाहे अखिलेश यादव जी ने अपना स्टेटमेंट दिया हो, चाहे रामगोपाल यादव जी ने, सभी ने एक ही चीज कही कि पारदर्शिता दिखनी चाहिए और दिखती जो आदमी पारदर्शिता कर रहा है उसको दिखनी भी चाहिए वो पारदर्शिता कर रहा है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एक बार चित्रा जी पूरी कर लूं, कहीं ना कहीं ये पूरा चुनाव पूरे देश में द्विपक्षीय चुनाव हुआ और जब द्विपक्षीय चुनाव होता है तो एरर ऑफ मार्जिन होने के चांसेस कम होने चाहिए। कहीं भी तरीके से जब वोट दो पार्ट में फटता है तो दूसरी मेजोरिटी भी लगभग उसके बराबर होती है। वो चाहते हैं कि जो हमारा मताधिकार है, जो संविधान ने उनको अधिकार दिया है, वो स्पष्ट रूप से ईवीएम में जाना चाहिए और उसकी गिनती वही होनी चाहिए। बस इतना सा सुझाव है। आते हुए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितने सक्रिय हैं, एक दिन में 7-8, 8-8 बैठकें उनकी ओर से की जा रही हैं, 100 दिनों का रोड मैप तय किया जा रहा है, ये काम करेंगे वो काम करेंगे। अब विपक्षी दलों को लगेगा ना कि नतीजे तो आए नहीं, पहले से ही रोड मैप तैयार किया जा रहा है 100 दिनों का, तो ये जो कॉन्फिडेंस है वो यकीनन दूसरे खेमे में कई सवालों को जन्म दे रहा है शाहजी अलमी जी। और इसके बावजूद दूसरी तरफ का खेमा मानने को तैयार नहीं है कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हैं वो सही साबित होंगे। उनका यह कहना है 295 सीटें इंडिया गठबंधन को आने वाली हैं, पारदर्शी तरीके से काउंटिंग की जाए। शाहजिया जी। चित्रा जी नमस्कार, आदाब आपको भी, आपके दर्शकों को भी और आपके बाकी जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनको भी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि इतने गंभीर इल्जाम लगाए गए हैं जयराम रमेश जी की तरफ से, तो सिर्फ इसलिए कि वो शिकस्त के बिल्कुल करीब हैं और एक बहुत ही करारी हार का सामना उनको बहुत ही जल्द करना पड़ेगा। क्या इसके चलते वो हमारे देश के लोकतांत्रिक प्रणाली का मजाक उड़ा सकते हैं? क्या इस तरह के गंभीर आक्षेप को लगा सकते हैं इलेक्शन कमीशन पर? और क्या सीधे तरीके से वो झूठ बोल सकते हैं और कह सकते हैं और इल्जाम लगाएंगे हमारे गृह मंत्री पर कि इन्होंने 150 डीएम्स को फोन किया है, कलेक्टरों को फोन किया है और बेजा इस्तेमाल किया है अपने पावर का? आपको लगता नहीं है जरूरी है, अगर पारदर्शिता की आप कर रही हैं और बाकी सब कर रहे हैं, क्या ये जरूरी नहीं है सबको जानना, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं लेकिन देश के हर एक नागरिक को, कि कौन से वो लोग हैं 150 जिलाधिकारी, डीएम, गृह मंत्री ने कब फोन किया, कैसे फोन किया, ये सारी जानकारी जयराम रमेश के पास कैसे आई? जयराम रमेश इसके बारे में जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? 7 बजे का वक्त है, 1 घंटा रह गया है बस, और आपको लगता है कि इतनी आसानी से वो इल्जाम लगाएंगे हमारे देश की जमहूरियत पर, सारी प्रक्रियाओं पर? तो आपको लगता है कि हम लोग इसको जाने देंगे? और मुझे लगता है कि इससे पहले कि वोटिंग शुरू हो, काउंटिंग शुरू हो,
उससे पहले इसका जवाब दिया जाए। यकीनन। और हम बचने नहीं देंगे। अगर उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री ने ये शूट एंड स्कूट जो आपकी पॉलिसी है, जो आप हमारे देश में सबको भ्रमित कर रहे हैं, खुद भ्रम की दुनिया में रह रहे हैं और पूरे देशवासी को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारी मतगणना करने में और हमारे इलेक्शन कमीशन में किसी तरह की खामी है, कोई फाउल प्ले है, किसी तरह की गलत प्रथा शुरुआत हो रही है कि जो हमारे डीएम्स हैं वो इस तरह से बाकायदा रिगिंग का काम कर रहे हैं। मतलब ये बहुत इससे ज्यादा संगीन इल्जाम हो नहीं सकता। अब उनसे सबूत तो मुझे लगता है उम्मीद है कि वो शाम 7 बजे तक सबूत मुहैया करा देंगे, क्योंकि यकीनन ये आरोप गंभीर हैं। मलूक साहब, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, उसके पहले प्रियंका कक्कड़ जी आपके पास आते हुए, दिल्ली में आप दोनों एक साथ मिलकर कांग्रेस आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं। जल्दी से 2 लाइन, ठीक है शाहज़ा जी आ रही हूं। प्रियंका जी, मेरा ये सीधा सा सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा ये लोकतंत्र है, इतनी बड़ी तादाद में मतदाता लाइनों में खड़े होकर गर्मियों में भी कतारों में लगकर उन्होंने मतदान किया। कुछ ने आम आदमी पार्टी के लिए किया होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए किया होगा। अब जब नतीजों की घड़ी है, उसके ठीक पहले इस तरह के सवाल खड़े करना कि सरकार फोन करके डीएम को धमका रही है। आजकल का जमाना सोशल मीडिया कॉल रिकॉर्डिंग का है प्रियंका कक्कड़ जी, और अरविंद केजरीवाल ने यह जगह कहा था कोई भी अगर घूस मांगे तो कॉल रिकॉर्ड करके, वीडियो रिकॉर्ड करके हमको दे देना। आपको लग रहा है कि इस तरह के इल्जाम लगाकर अब जब एग्जिट पोल के नतीजे आप लोगों के फेवर में नहीं है तो इस प्रक्रिया पर इतने बड़े सवाल खड़े किए जाने चाहिए? क्या यह गलत नहीं है प्रियंका कक्कड़ जी? सभी को नमस्ते चित्रा जी। 2-3 सवाल उठा दिया आपने। पहले तो ये भी गलत है कि इतनी भारी गर्मी में, जहां पे हमने पढ़ा कि कितने सारे अफसर ही उनकी डेथ हो गई, 12 अफसरों का मैंने पढ़ा उनकी डेथ हो गई इतनी भारी गर्मी में, जो जिनकी पोलिंग ड्यूटी लगी थी। तो इतनी गर्मी में चुनाव कराया ही इसलिए किया ताकि लोग बाहर निकले ही ना, क्योंकि भाजपा की हार। प्रियंका जी, बड़ा सवाल है, एग्जिट पोल के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं और किसी एक चैनल की ओर से नहीं, तमाम चैनलों की ओर से एक जैसे ही आंकड़े दिए जा रहे हैं। 2019-2014 के उसी तरह के आंकड़े थे। प्रियंका जी, हम लोगों ने ही पंजाब में जब आपको 92 सीटें एग्जिट पोल में दी थी तब तो आप बड़ी खुश नजर आ रही थी। अब जब लोकसभा के रिजल्ट बताए जा रहे हैं बीजेपी एनडीए के फेवर में, तो उसको लेकर ईवीएम पर पहले ही सवाल खड़े कर दो कि वहां पर पारदर्शिता नहीं है। ये ठीक नहीं है प्रियंका जी। लोगों के मन में क्यों इस तरह का भ्रम पैदा करना कि वो कतारों में खड़े होकर अपने वोट का इंतजार करते रहें और जब रिजल्ट निकले तो हम बता दें कि नहीं भैया वहां पर तो साठगांठ है। चित्रा जी, मुझे जितना आपने क्वेश्चन पूछा उतना ही समय दीजिएगा। पहली जो आपने मेरी बात का खंडन किया वो गलत है, क्योंकि इस बार आप चेक कर लीजिए, सारे गर्मियों के सारी हीट वेव रिकॉर्ड तोड़ चुकी है पूरे देश में हमारे। पहली चीज। दूसरी चीज चित्रा जी, एग्जिट पोल्स जो 1 जून को थे, कितने ही चैनल्स, वो मैं नाम नहीं लूंगी, कितने ही चैनल्स उन्होंने 50 पॉइंट्स कम करके, 50 सीटें कम करके 3 जून को फिर से वो एग्जिट पोल रिलीज किए। ऐसा भी हुआ है। आपने एग्जिट पोल की बात की तो संदेह क्यों नहीं उठेगा, क्योंकि आपके एग्जिट पोल्स उत्तराखंड में जहां सिर्फ 5 सीटें हैं, वहां 6 सीटों पे भाजपा को जिता रहे हैं। आपके एग्जिट पोल्स पे कैसे विश्वास पैदा होगा? क्योंकि आपके एग्जिट पोल जहां पे देखिए, मैं आपको बताऊं, यहां पर आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जब हम टाइप कर रहे होते हैं कोई चीजें, जल्दी जल्दी आंकड़ा आता है और उसको दिखाया जाता है। कुछ ऐसे फ्रेम है जिसको लेकर ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो यहां मैं दर्शकों को बता दूं कि जो लोग टाइप करने के लिए बैठे होते हैं, कई बार वहां पर एरर हो जाता है, उसको तुरंत दुरुस्त किया जाता है, लेकिन तब तक स्क्रीनशॉट लेकर फिर आप लोग फैलाने लगेंगे। आपने उत्तराखंड की बात की, हम बता रहे हैं उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें बीजेपी के पास जा रही हैं, पिछले 2 बार से बीजेपी के पास में थी। मैं भ्रम नहीं फैलाते हैं, तथ्यों पर बात करते हैं प्रियंका कक्कड़ जी। अब कोई एरर कर दे, गलती से हो जाए, उसको हम बता दें कि नहीं आज तक की 5 से 6 सीटें बता रहा है, ये तो ठीक नहीं है ना प्रियंका जी, ये तो ठीक नहीं है। चित्रा जी, आप किसी और से ले लीजिए बयान, क्योंकि मैं 2 बार बोलने की कोशिश की, आपने मुझसे ज्यादा बोला, मुझे बोलने तो दे नहीं रहे आप किसी और से बात कर लीजिए। बोलिए। नहीं बोलूंगी, बोलिए। नहीं, 2 बार हो गया चित्रा जी, 2 बार हो गया। आप मेरी बात पूरी नहीं होने देते, आप बिल्कुल बीजेपी के स्पोक्सपर्सन बन जाते हो। एक सेकंड, आप मेरी बात तो जी, मैं आज तक के एग्जिट पोल के साथ ही रहूंगी। यहाँ पर ये आरोप लगाना कि बीजेपी का कोई स्पोक्सपर्सन ये कहना बहुत आसान होता है। प्रियंका जी, आप मेरी बात सुनिए, अगर आप गलत बोलेंगी तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको दुरुस्त करूं। आपने आज तक पर सवाल खड़े किए हैं प्रियंका जी, और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं बताऊं दर्शकों को कि अगर आप हमारे चैनल को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही हैं तो मैं उसको दूर करूंगी।
और इस वजह से मैंने बताया, अगर कहीं एक जगह कोई आंकड़ा गलत आ जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा पूरा चैनल उसके साथ खड़ा है। इसका मतलब यह है कि जो टाइप कर रहे थे उनके टाइप में एरर हो गया, उसको हमने तत्काल दुरुस्त किया। प्रियंका कक्कड़ जी, अब अपनी बात को आप आगे बढ़ाइए, उसके बाद मलूक नागर के पास में जाऊंगी। इतना उदास होने की और इस तरह से व्यवहार करने की जरूरत नहीं है प्रियंका कक्कड़ जी। 12-24 घंटे में सारे आंकड़े देश के सामने होंगे, प्लीज। सुनिए, हाँ बोलिए। सुनिए सुनिए सुनिए, आपने फिर गलत कहा। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने आज तक का कोई अपमान नहीं किया। आपने झूठ बोला ये। दूसरा, आपने एक एग्जाम्पल दे दिया कि टाइपो एरर हो गया, अपनी बारी आप टाइपो एरर करके भाग रहे हो। सुनिए, मेरे पास यहाँ पे 10 आंकड़े हैं पर आप मुझे मेरी बात ही नहीं खत्म करने दे रहे। तो अब मैं इलेक्शन कमीशन पे आ जाती हूँ, उस पर सुन लीजिए। आपका आंकड़ा, कल का आंकड़ा आपने जो एक्सेस माई इंडिया पोल का दिखाया, उसमें 361 से 400 कुछ आ रही है ना। 4 जून को पता चल जाएगा। सुनिए और सुनिए, इलेक्शन कमीशन ने आज एक प्रेस वार्ता की, उसमें उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया, हम कोई भ्रम नहीं फैला रहे। रूल 54A कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 कहता है कि बैलेट पेपर से जो वोटिंग आएगी वो पहले खत्म करनी होगी ईवीएम के काउंट से। ये रूल है। ये इलेक्शन कमीशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कह सकता कि वो रूल फॉलो नहीं करेगा। इसमें हम भ्रम नहीं फैला रहे। आप लोग मिलकर एक पूरा माहौल क्रिएट कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, आपको 2014 की या 2019 की वेव दिखी कहीं? आपको क्या नहीं पता कि आरएसएस और बीजेपी में कितना बड़ा झगड़ा है इस टाइम? आरएसएस सपोर्ट नहीं कर रहा बीजेपी को। आप 2019 के भी ऊपर का आंकड़ा दिखा रहे। आपके आंकड़ों पे विश्वास कौन करेगा? आपने शायद, हो सकता है इसलिए किया, आपसे मेरा मतलब भाजपा है, हो सकता है इसने इसलिए किया, वो भाजपा नहीं है आंकड़े, क्योंकि आज शेयर मार्केट इतनी बड़ी हुई है। हो सकता है इनके कॉर्पोरेट मित्रों, जिनको इन्होंने 15 लाख करोड़ वेव ऑफ कर दिया था, उन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया होगा सैटरडे को, मंडे को मार्केट इन आंकड़ों के बाद बढ़ गई। अब पैसा निकाल लेंगे वो, वोटिंग से पहले उनका पैसा बन गया। आप में ठन गोपाल। हाँ, सुनिए ना शाजिया जी, भावनाओं से बनी है। शाजिया जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली। बोले नहीं दीजिए, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए प्रियंका कक्कड़ जी की। शाहज़ा जी, मैं आ रही हूँ। मलूक साहब एक भी बार नहीं बोले हैं, वो सांसद साहब इंतजार कर रहे हैं। ठीक है शाहज़ा जी, एक बार प्रियंका जी की बात पूरी हो जाने दीजिए प्लीज। बोलिए प्रियंका जी, बोलिए बोलिए। तो चित्रा जी, मैं ना उदास हुई, ना मैं दुखी हुई, चाहे आप मुझे टोकिए, चाहे साजिया इल्मी मुझे टोके। सच ये है कि रूल 54A कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 कहता है कि बैलेट पेपर की वोटिंग की गिनती ईवीएम की गिनती से पहले समाप्त होगी। ये रूल कैसे इलेक्शन कमीशन चेंज कर रहा है? इसमें हम क्या भ्रम फैला रहे हैं? अब आपको मानना ही नहीं रूल लॉ, वो बात ही अलग है। ये लोग हैं चंडीगढ़ वाले, जो चंडीगढ़ में वोट चोरी करते हैं। इनकी हालत कैसी है? सूरत में 16 प्रत्याशियों को बिठा दिया। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, जिन्होंने अखबारों में खबरें छापी, बताया कि एक आदमी कह रहा है मुझे मेरी बेटियों का भय था, एक आदमी कुछ कह रहा है, कैसे उसको भाजपा की गुजरात पुलिस ने बिठा दिया। इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। इनफैक्ट आज एक बहुत हिम्मत वाली पत्रकार ने पूछा इलेक्शन कमीशन से कि अगर किसी प्रत्याशी को बिठा दिया जाए, आप कुछ ऐसा करेंगे? इलेक्शन कमीशन गोलमोल बात घुमा गया। राजीव कुमार जी गोलमोल बात घुमा गए। सबको पता नहीं है कि सूरत में क्या हुआ, क्या एक्शन लिया इलेक्शन कमीशन में। हम कैसे भ्रम फैला रहे हैं? भ्रम आप लोग फैला रहे हैं जब आप सत्ता पक्ष से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करते और उनकी बात को सत्य मान लेते हैं। भ्रम आप लोग फैला रहे हैं जब आप सामने नहीं देख रहे, जो साफ साफ दिख रहा है कि आरएसएस ने बीजेपी से हाथ साफ कर लिए। आपको नहीं दिख रहा क्या वेव किसी को दिखी 2014 वाली, 19 वाली? ये तानाशाही की तरफ देश जा रहा है और उसमें आप सबका सहयोग है। अब ये इस बार कोई वेव नहीं थी। हर कोई मोदी जी से मुक्ति चाहता है।